नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन, जो हमारी किडनी होती है, जो गुर्दा होता है, उसकी सबसे मुख्य क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होता है, उसके बारे में देखने वाले हैं। और इसके कारण से ये जो वीडियो है ये आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें से बहुत ज्यादा प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे कि ये नेफ्रॉन होता है वो कैसे बना होता है, इसके कौन कौन से हिस्से होते हैं, इसका जो संरचनात्मक अवयव होता है वो आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप सबने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किडनी की संरचना से। हालांकि किडनी की जो संरचना है इसको हम पिछले वीडियो के अंतर्गत समझा चुके थे, लेकिन फिर भी एक छोटा सा रिवीजन देखते हैं कि जो किडनी, जिसे सामान्य भाषा में हम क्या कहते हैं, गुर्दा, यह हमारी उदर गुहा में अर्थात पेट में पाए जाते हैं। कितने होते हैं? 2। कैसे दिखाई देते हैं? ये आपके गहरे भूरे लाल रंग के दिखाई देते हैं, और इनका जो वजन होता है वो आपको बताया था 120 से लेकर कितना होता है, 150 ग्राम के आसपास होता है। लंबाई होती है इनकी 12 से 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है वो 5 से 7 सेंटीमीटर, और मोटाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास होती है। यह हमारी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पाई जाती हैं। तो ये तो होगी इनके बारे में जनरल बात। इसके बाद में हमने जब किडनी की संरचना देखी थी तो आप एक डायग्राम भी देख रहे होंगे, और यह हमारी किडनी की संरचना का डायग्राम है। हमने देखा था कि जो किडनी होती है, इस किडनी में सबसे बाहर की तरफ एक दोहरा आवरण पाया जाता है। सबसे बाहर की तरफ क्या पाया जाता है? कि दोहरा आवरण। और ये जो दोहरा आवरण होता है, इस दोहरे आवरण को हम क्या कहते हैं? कैप्सूल भी कहते हैं, रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल भी हम कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, जैसे हिपेटिक शब्द होता है वो लीवर के लिए काम में लिया जाता है, उसी प्रकार से जो रीनल शब्द होता है, जहां पर भी रीनल शब्द काम में लिया जाएगा वो आपका किससे संबंधित होता है? वो किडनी से संबंधित होता है। तो यह आपको जरूर ध्यान रखना है कि रीनल शब्द का मतलब है किडनी से संबंधित बात की जा रही है। तो यह किडनी का सबसे बाहर की तरफ आवरण हो गया। इसके बाद में हमने देखा था कि जो किडनी है उसके मुख्य रूप से 2 हिस्से होते हैं। एक होता है इसका कोर्टेक्स वाला हिस्सा, जो सबसे बाहर की तरफ वाला, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला बाहर वाला, इसे हम क्या कहते हैं? कोर्टेक्स। और ये बीच का जो हिस्सा है, ये बीच वाला जो हिस्सा बच गया, उसे क्या कहा जाता है? मेडुला कहा जाता है। इसके बाद में हमने क्या देखा था कि किडनी के एक तरफ देखो, एक साइड तो ऐसे अवतल सतह है, जो ये सतह होती है यहां पर एक क्या पाई जाती है? ये खांच। और इस खांच को हमने क्या बोला था? इसे हम क्या कह रहे थे? हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे हाइलम कहा जाता है। इस हाइलम से देखो आपकी जो वृक्क धमनी है, जो आर्टरी है, वो अंदर प्रवेश करती है, और जो सिरा है वो बाहर निकलती है। इसके अलावा मूत्रवाहिनी भी इसी हाइलम से बाहर की ओर निकलती है। तो ये जो खांच है इसे क्या कहा जाता है? हाइलम। इसके अलावा ये जो अंदर वाला कीप नुमा संरचना है, जो अंदर वाला हिस्सा है, देखो ये तो आपकी आर्टरी वाला हिस्सा है, लेकिन इसके नीचे की तरफ ये जो हिस्सा है इसे क्या कहा जाता है? इसे हम कहते हैं पेल्विस। क्या कहते हैं? पेल्विस कहते हैं। इसके बाद में ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आपका कैलिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैलिक्स। तो ये जो बड़ा हिस्सा है, ये वाला जो भाग है, इसे तो कहा जाता है, क्योंकि ये बड़ा है इस कारण इसे तो कहा जाता है आपका मेजर कैलिक्स। और बाकी ये जो छोटे छोटे हिस्से हैं, ये जो छोटे छोटे ऊपर वाले हिस्से हैं, इन्हें कहा जाता है माइनर कैलिक्स। ये आपको जो दिख रही है यहां पर, ये क्या होते हैं भाई? इन्हें कहा जाता है पिरामिड। और ये पिरामिड होते हैं, ये आपके कहां पाए जाते हैं? मध्यांश में ही पाए जाते हैं। तो ये सब कुछ हमने किडनी की संरचना को एक बार दोबारा से उसका क्या कर लिया है? रिवीजन कर लिया है कि किडनी की संरचना कैसी होती है। आज का जो मुख्य टॉपिक हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा नेफ्रॉन। कौन सा रहने वाला है? नेफ्रॉन।
अब देखो ये नेफ्रॉन क्या है, हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, हिंदी में इसे कहते हैं वृक्क। क्या कहते हैं, हमें वृक्क कहते हैं। वैसे ज्यादातर आपको नाम याद कौन सा रखना है, नेफ्रॉन याद रखना है। अब देखो ये नेफ्रॉन क्या है, ध्यान से सुनना। किडनी का जो भी काम होता है वो किसके द्वारा संपादित किया जाता है, नेफ्रॉन के द्वारा ही संपादित किया जाता है। इस कारण से ये हमारी जो किडनी होती है उसकी कैसी इकाई है, क्रियात्मक इकाई है, और साथ साथ में बनी भी इसी से होती है। इस कारण ये कैसी इकाई है, संरचनात्मक इकाई, अर्थात संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम क्या होता है, हमारा नेफ्रॉन। तो इस कारण बोला जा सकता है कि जो नेफ्रॉन होता है वो हमारा जो गुर्दा है या जो किडनी है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, क्योंकि जो नेफ्रॉन है इसी से मिलकर आपका क्या बनती है, किडनी बनती है। और इसका जो कार्य होता है, किडनी का जो मूत्र निर्माण, वो किसके द्वारा संपादित किया जाता है, नेफ्रॉन के द्वारा ही संपादित किया जाता है। एक किडनी के अंदर लगभग 10 से 12 लाख क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो यह भी आपको याद रखना है कि एक किडनी में कितने, 10 से 12 लाख क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो यह तो एकदम जनरल सी बात हो गई। अब आ जाते हैं हम नेफ्रॉन की संरचना पर। किस पर आ जाते हैं, नेफ्रॉन की संरचना। आप एक डायग्राम देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं, डायग्राम। और ये जो डायग्राम है ये आपका किसका है, नेफ्रॉन का। किसकी संरचना है, नेफ्रॉन की संरचना। ये नेफ्रॉन का एक डायग्राम है, ध्यान से देखो। जो ये नेफ्रॉन होता है, इस नेफ्रॉन में कौन कौन से हिस्से पाए जाते हैं, नेफ्रॉन में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये एक धमनी दिख रही है। क्या दिख रहा है भाई, धमनी। और ये धमनी है, ये रक्त को कहां लेकर आ रही है, आपके नेफ्रॉन के अंदर लेकर आ रही है। भाई किडनी है वो मूत्र का निर्माण करेगी, किससे, हमारे रक्त को छानकर। किसको छानकर, रक्त को छानकर। तो रक्त तो आना जरूरी है, ब्लड का आना जरूरी है, क्योंकि उसी से क्या बनेगा, मूत्र बनेगा। तो इस रक्त को लेकर आने वाली जो ये आपकी एक धमनी है, इस धमनी को हम क्या कहते हैं, अभिवाही धमनी। इसे तो क्या कहा जाता है, अभिवाही धमनी कहा जाता है, अर्थात एफरेंट आर्टरी। कौन सी आर्टरी कहा जाता है, एफरेंट आर्टरी इसे कहा जाता है। दूसरा देखो, ये दूसरी धमनी है, यहां से रक्त को लेकर बाहर निकल रही है। ये तो लेकर अंदर जा रही थी यहां पर, और ये बाहर निकल रही है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अपवाही धमनी। क्या कहा जाता है भाई, अपवाही धमनी। तो सबसे पहले जो चीज आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है भाई कि एक तो होती है अभिवाही धमनी और एक होती है आपकी अपवाही धमनी। अब ध्यान से यदि आप डायग्राम के अंदर देखोगे तो यह धमनी जब यहां पर आ रही है तो यहां पर आने के बाद में एक ऐसे गुच्छे नुमा संरचना का निर्माण किया है। यह जो धमनी की शाखाएं हैं, जो धमनी होती है उसकी शाखाएं हैं, धमनी लगातार विभाजित होकर एक गुच्छे नुमा संरचना का निर्माण कर लिया है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी आपकी रक्त की क्या पाई जाती हैं, केशिकाएं पाई जाती हैं। और ये जो जाल नुमा संरचना है जो किससे बना है, वास्तव में अभिवाही धमनी से। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ग्लोमेरुलस। क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। तो ये तीन चीज आपके ध्यान में होनी चाहिए सबसे पहले कि अभिवाही धमनी होती है, एक होती है अपवाही धमनी, और इनके बीच में हमारी जो कैपिलरी है, ब्लड वाली जो केशिकाएं हैं, उनके गुच्छे नुमा जो संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। तो सबसे पहली तो ये चीज हो गई है। इसके बाद में इस डायग्राम को आप देखोगे तो ये जो पीला वाला जो हिस्सा है, ये जो पीला वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, जिसने चारों तरफ से इस ग्लोमेरुलस को घेर रखा है, चारों तरफ से इस ग्लोमेरुलस को क्या कर रखा है, घेर रखा है। इस पीले वाले प्याले नुमा संरचना को जो इस ग्लोमेरुलस को घेर रखा है उसे क्या कहा जाता है,
बोमन संपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोमन संपुट, बोमन कैप्सूल इसे कहते हैं। तो यह पहला हिस्सा हो गया है हमारा बोमन संपुट, जो आपके नेफ्रॉन का हिस्सा है। इसके बाद में देखो, यहां से आप देखोगे, कहां से? यहां से। तो एक ऐसी नलिका जा रही है, और यह नलिका है ऐसी बहुत ही क्या है? घूमी हुई है, कुंडलित है। कैसी है? कुंडलित है। और इस कुंडलित जो नलिका है, जो आपकी किसके पास पाई जाती है? जो आपके बोमन संपुट के पास, अर्थात बोमन कैप्सूल के पास पाई जाती है। इसे किस नाम से जानते हैं? ध्यान से सुन लेना। इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या कहते हैं? समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ, समीपस्थ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि किसके पास पाई जाती है? बोमन संपुट के जस्ट पास में पाई जाती है। तो इस प्रकार से यह हो गई है हमारी समीपस्थ कुंडलित नलिका, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं पीसीटी। क्या कहते हैं? पीसीटी, अर्थात प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो इसे पीसीटी भी कहा जाता है। इसके बाद में यहां से आप देखोगे, यहां से आप देखोगे तो एक हेयर पिन के जैसी संरचना पाई जाती है। कैसी संरचना? हेयर पिन के जैसी, यूं आकार की, यूं आकार की नलिका जैसी संरचना है। और इसे क्या कहा जाता है? ध्यान से सुन लेना। इसे कहा जाता है हेनले का पाश। हेनले का पास इसे कहा जाता है। ठीक है। और जो ये हेनले का पास होता है, इसे हेनले के पास में आपकी 3 हिस्से होते हैं। इसका ये वाला जो हिस्सा है, जो नीचे की तरफ जा रहा है, किस ओर जा रहा है? नीचे की ओर। इस वाले हिस्से को तो कहते हैं हम अवरोही भुजा। कौन सी भुजा कहते हैं? अवरोही भुजा। अवरोही का मतलब जो नीचे की ओर जा रही है। इसके अलावा जो ये घुमा हुआ हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा जो ऐसे घुमावदार हिस्सा है, इस हिस्से को कहा जाता है हेनले का लूप। इसे क्या कहा जाता है? हेनले का लूप। बाकी ये वाला जो हिस्सा है, जो आपका किस ओर जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। इसे क्या कहते हैं हम? आरोही भुजा। इसे क्या कहते हैं? आरोही भुजा। तो इस प्रकार से जो आपका हेनले का पास है, उसमें 3 हिस्से हैं। एक तो हो गया इसकी अवरोही भुजा, एक हो गया है हेनले का लूप, और एक कौन सी भुजा हो गई है? आरोही भुजा। ये 3 भाग होते हैं जो आपके किसके होते हैं? हेनले के पाश के। इसके बाद में देखो भाई, इसके बाद में यहां से ये नलिका लगातार वापस चल रही है, और वापस कैसी होने लग गई है? कुंडलित होने लग गई है। कैसी होने लग गई है? कुंडलित होने लग गई है। तो ये जो व्हाइट वाला हिस्सा जो आपको दिखाया है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दूरस्थ, दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसे क्या कहा जाता है? दूरस्थ कुंडलित नलिका। और शॉर्ट में इसे बोलते हैं डीसीटी। क्या कहते हैं भाई? डीसीटी। दूरस्थ क्यों बोल रहे हैं? आपको पता चल गया होगा, क्योंकि देखो यह नलिका आपके बोमन संपुट से क्या है? दूर। भाई बोमन संपुट और आपकी इस नलिका के बीच में तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं। पीसीटी भी आ गया है, हेनले का पास भी आ गया, और उसके बाद में आई आपकी दूरस्थ कुंडलित नलिका अर्थात डीसीटी। तो ये हिस्सा हो गया। और बाकी ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ध्यान से देखो भाई, ये वाला जो हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा जो मैं हरे रंग में दिखा रहा हूं, ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को क्या कहा जाता है? हमारा
संग्रही नलिका। कौन सी नलिका? संग्रही नलिका, अर्थात कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। क्या कहा जाता है? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। क्यों भाई? देखो, ये जो नलिका है संग्रही नलिका, इसमें केवल ये एक नेफ्रॉन नहीं जुड़ा हुआ है। देखो यहां पर एक नेफ्रॉन जुड़ गया, इधर से आकर ये दूसरा नेफ्रॉन, ऐसा का ऐसा नेफ्रॉन एक यहां पर भी है जो यहां से आकर जुड़ रहा है। ये हो गया तीसरा नेफ्रॉन, ये हो गया है चौथा नेफ्रॉन, ये हो गया है पांचवा नेफ्रॉन, ये हो गया है छठवां नेफ्रॉन। ऐसे इस आपकी संग्राहक नलिका होती है, इससे बहुत सारे नेफ्रॉन है वो जुड़े हुए हैं। इससे बहुत सारे नेफ्रॉन, या यूं बोल दो बहुत सारी डीसीटी वाली नलिका है वो जुड़ी हुई है। इस कारण जो अलग अलग नेफ्रॉन के अंदर मूत्र बनेगा, उस मूत्र को इकट्ठा करने का काम करेगी। ये जो नलिका है उस मूत्र को क्या करेगी? इकट्ठा करेगी। इसी कारण इसको क्या कहा गया है? संग्राहक या संग्रही नलिका कहा गया है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो एक नेफ्रॉन होता है उसमें कौन कौन से हिस्से होते हैं, इस डायग्राम के अंदर हमने देखे हैं। और इन हिस्सों को अब हम एक शॉर्ट फॉर्म पे लिखते हैं कि कौन कौन से हिस्से हैं और कौन सा हिस्सा किसके बाद में पाया जाता है। देखो भाई, सबसे पहले हम किसको देख रहे हैं? नेफ्रॉन को। किसकी संरचना को समझ रहे हैं? नेफ्रॉन की संरचना। पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जो नेफ्रॉन होता है ये आपके वृक्क की संरचनात्मक, उसकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। सबसे पहली बात जो नेफ्रॉन के बारे में आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात इसके बारे में क्या याद रखनी है कि एक जो किडनी होती है, इस किडनी में 10 से लेकर 12 लाख आपके क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन पाए जाते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। तीसरी, इसके भाग कौन कौन से हैं? नेफ्रॉन के भाग कौन कौन से हैं? देखो, पहले नंबर पे ध्यान से सुनना, पहले नंबर पे होता है जिसे हम क्या कहते हैं? मेलपीगी काय। क्या कहते हैं? मेलपीगी काय, या इसे क्या कहा जाता है? वृक्क कणिका। क्या कहा जाता है? वृक्क कणिका, इसी को बोलते हैं। या इसे क्या कहा जाता है? रीनल कार्पशल। क्या कहा जाता है? रीनल कार्पशल। अब ये क्या है भाई? देखो, ये कौन सा हिस्सा है? अभी ध्यान से देखो, एक तो हो गया हमारा ग्लोमेरुलस। कौन सा हो गया? ग्लोमेरुलस। और एक हो गया हमारा बोमन संपुट। इन दोनों को जब साथ में बोला जाता है, एक साथ बोला जाता है, किस किस को? ग्लोमेरुलस प्लस बोमन संपुट। तो ये क्या हो गया आपका? ग्लोमेरुलस प्लस बोमन संपुट है। इन दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है? आपका मेलपीगी काय कहा जाता है। और यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि मेलपीगी काय है उसका निर्माण कैसे हुआ है, या जिसे हम रीनल कार्पशल कहते हैं, वृक्क कणिका कहते हैं, वो किससे किससे मिलकर बनी होती है। तो ये किससे मिलकर बनी होती है भाई? आपके ग्लोमेरुलस से और बोमन संपुट से मिलकर बनी होती है। ध्यान से सुनना, ये जो वाला हिस्सा होता है मेलपीगी काय, जब मूत्र बनेगा, मूत्र निर्माण की क्रिया को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो के अंतर्गत। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि मूत्र निर्माण के अंदर जो एक क्रिया होती है, रक्त का निस्यंदन, रक्त का निस्यंदन। निस्यंदन का मतलब होता है रक्त का छानना। रक्त को क्या करना? छानना। क्योंकि मूत्र बनेगा वो किससे बनेगा?
रक्त से, तो वो छानने की प्रोसेस होती है, उसके फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस होती है वो कहां पर संपन्न होती है? हमारे मेल पीगिकाय में ही संपन्न होती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो यह सबसे पहली चीज होगी हमारी मेल पीगिकाय। दूसरे नंबर पे क्या है भाई? देखो, इसके बाद में कौन सा हिस्सा आ गया था आपका? पीसीटी। कौन सा हिस्सा आ गया था? पीसीटी, अर्थात समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या कहते हैं इसको? फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जो आपके बोमन संपुट के पास पाई जाती है, और इसी कारण से इसे क्या कहते हैं? समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। इसका तीसरा हिस्सा कौन सा हो गया है? देखो, तीसरा हो गया हमारा हेनले का पाश। क्या हो गया है? हेनले का पाश। और जो ये हेनले का पास है, इसके कितने भाग हैं? 3। ये हमने देखा है, हेनले के पास के 3 हिस्से हैं। एक तो कौन सा हो गया इसका? अवरोही भुजा। दूसरी कौन सी हो गई? हेनले का लूप। और तीसरी कौन सी हो गई? आरोही भुजा। तो एक तो हो गई आपकी अवरोही भुजा, दूसरा हो गया है आपका हेनले का लूप, और तीसरा हो गया है आपकी आरोही भुजा। तीसरा कौन सा हो गया? आपकी आरोही भुजा। तो इस प्रकार से यह आपका क्या होता है? हेनले का पास पाया जाता है। आपको ध्यान यह रखना है कि जो ये हेनले का पास पाया जाता है, इसमें इसकी आकृति कैसी होती है? यूं आकार की। कैसी होती है भाई? यूं आकार की आकृति होती है। और ये इसे हेयर पिन की आकृति भी बोला जाता है। हेयर पिन मतलब बालों में लगाने वाली पिन, जो लड़कियां लगाती हैं, बालों में पिन लगाती है, उसकी भी आकृति ऐसी होती है, घूमी हुई होती है। इसी कारण हेयर पिन की आकृति भी इसे बोला जाता है। तो ये हो गया हमारा हेनले का पास। इसके बाद में यदि देखें, इसके बाद में हम देखें तो 4 नंबर पे हमारा क्या आ गया है? डीसीटी। क्या आ गया है हमारा? डीसीटी। 5 नंबर पे जो हिस्सा आएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? संग्राहक नलिका। क्या कहा जाता है? संग्राहक नलिका कहा जाता है। और इस संग्राहक नलिका में मैंने अभी आपको बता दिया था कि संग्राहक नलिका होती है, इसे बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, वो जुड़े हुए होते हैं, और उनसे जो मूत्र बनेगा, उस मूत्र को इकट्ठा करने का कार्य होता है, वो किसका होता है? संग्राहक नलिका का होता है। इसके बाद में यदि हम डायग्राम को दोबारा से देखें, यदि हम इसके डायग्राम को दोबारा से देखें, तो देखो, आप पहले डायग्राम दोबारा से देखो। देखो, ये बाकी वाले हिस्से तो हमने देख लिए। अब देखो, ये वाली अभी आपको बताया था कि ये वाली जो धमनी होती है, इसे कौन सी धमनी बोला था मैंने? अपवाही धमनी। क्या कहा था? अपवाही धमनी। और ये कौन सी थी? अभिवाही धमनी। क्या कौन सी धमनी थी? अभिवाही धमनी। ये रक्त को लेकर आती है और ये रक्त को वापस लेकर जाती है। किससे? ग्लोमेरुलस से। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखोगे, इन दोनों धमनियों को आप ध्यान से देखोगे, तो जो अभिवाही धमनी होती है वो अपवाही धमनी की तुलना में थोड़ी सी क्या होती है? मोटी होती है। क्या होती है? मोटी। अर्थात इसका जो व्यास होता है अधिक होता है, और इसका व्यास होता है वो क्या होता है? कम। इसका जो व्यास अर्थात मोटाई होती है वो क्या होती है? कम। और ये जरूरी होता है। क्यों भाई? क्योंकि हमारा जो ग्लोमेरुलस है, जो बोमन संपुट है, यहां पर कौन सी प्रक्रिया होगी? निस्यंदन की। और ये जो निस्यंदन की प्रक्रिया होगी तो रक्त आएगा और यहां से निकलेगा। तो मोटी जो धमनी होती है अभिवाही, उससे रक्त ज्यादा आता है, लेकिन पतली से कम निकलता है, जिसके कारण से आपका जो बोमन संपुट होता है, जो ग्लोमेरुलस होता है, वहां पर रक्त इकट्ठा होता है और वो छनता है, जिसे एक प्रेशर जनरेट होता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप मूत्र निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे तो उस दौरान मैं आपको बताऊंगा कि अभिवाही धमनी होती है वो मोटी होती है और अपवाही क्या होती है? पतली। इसके बाद में
ये जो अपवाही धमनी होती है ये आपकी इन नलिकाओं से क्या हो जाती है, चारों तरफ लिपट जाती है। देखो ये हमारी कौन सी नलिका थी, यह थी हमारी पीसीटी, यह था हमारा हेनले का लूप, और यह था हमारा कौन सा हिस्सा, डीसीटी। तो ये देखो अपवाही धमनी होती है, इससे क्या हो जाती है, लिपट जाती है, और इसकी बहुत सारी क्या बन जाती हैं, शाखाएं बने जाती है। और बनकर ये ऐसी बन गई है जैसे इसके चारों तरफ किसका निर्माण कर लिया हो, जाल का निर्माण कर लिया हो। किसका निर्माण कर लिया हो, जाल का निर्माण कर लिया हो। तो ये जो आपकी रक्त की जो केशिकाएं हैं, केशिका मतलब कैपिलरी, इन कैपिलरी का इस नलिका के चारों तरफ क्या बन जाता है, एक जाल नुमा संरचना बने जाती है, और जिसे हम क्या कहते हैं, परिनालिका। परिनालिका, परि का मतलब होता है चारों तरफ, और नालिका का मतलब नलिकाओं के चारों तरफ। परिनालिका केशिका, क्या कहते हैं इन्हें, परिनालिका केशिका। केशिका क्यों, क्योंकि ये भाई रक्त की जो वाहिनियां हैं वो पतली पतली हैं, इस कारण इनको क्या बोल दिया है, केशिका। अब ध्यान से देखो, ये जो केशिका है, ये वाली केशिका, देखो ये और भी हैं, ये भी हैं, लेकिन इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये वो जो वाली केशिका है, ये आपके हेनले के लूप के चारों तरफ चल रही है। जैसे आपका हेनले का लूप चल रहा है उसके समानांतर चल रही है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस केशिका को जो आपके हेनले के लूप के चारों तरफ चल रही है, उसे क्या कहा जाता है, वासा रेक्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, वासा रेक्टा। यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में हम पढ़ेंगे कि वासा रेक्टा का क्या महत्व होता है। तो वासा रेक्टा क्या होती है, यह आपकी हेनले के लूप के चारों तरफ जो रक्त की केशिका होती है वो पाई जाती है, जो उसके समानांतर होती है, उसे क्या कहा जाता है, वासा रेक्टा कहा जाता है। तो ये सब कुछ हमने किसके बारे में पढ़ लिया है, ये हमने नेफ्रॉन के बारे में पढ़ लिया है। अब इसके बाद में आपको नेफ्रॉन के बारे में एक चीज और ध्यान रखनी है, नेफ्रॉन के प्रकार भी आपको ध्यान रखने हैं। नेफ्रॉन के प्रकार, ध्यान से देखो कि जो ज्यादातर नेफ्रॉन होता है, भाई नेफ्रॉन का कौन कौन सा हिस्सा है, अब ध्यान से देखो। नेफ्रॉन का एक हिस्सा तो है वो आपका है ग्लोमेरुलस, एक तो कौन सा है, ग्लोमेरुलस। दूसरा हिस्सा है आपका बोमन संपुट अर्थात बोमन कैप्सूल। इसके अलावा कौन सा हिस्सा है, पीसीटी। इसके अलावा आपका क्या है, ऐसे एक आपका हेनले का क्या है, लूप। इसके अलावा कौन सा हिस्सा है, डीसीटी। और इसके अलावा आपकी कौन सी है, कलेक्टिंग ट्यूब। तो ये आपके किसके हिस्से होते हैं, नेफ्रॉन के। अब ध्यान से देखो, कोई भी जो नेफ्रॉन होता है सामान्यतया उसका ग्लोमेरुलस, बोमन संपुट, ये आपका पीसीटी, डीसीटी और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ये वाले जो भाग होते हैं ये सामान्यतः है हमारी जो किडनी होती है उस किडनी के कौन से हिस्से में पाए जाते हैं। भाई किडनी के दो हिस्से होते हैं, एक बाहर वाला होता है कोर्टेक्स और बीच वाला होता है मेडुला। तो ये ज्यादातर होते हैं, ये कहां पाए जाते हैं, ये आपके कोर्टेक्स में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, कोर्टेक्स अर्थात वलकुट में पाए जाते हैं। इसका थोड़ा बहुत हिस्सा, नेफ्रॉन का केवल छोटा सा हिस्सा अर्थात हेनले का लूप होता है, वो किसके अंतर्गत रहता है, मध्यांश में रहता है। यह आपको ध्यान रखना है। मध्यांश में आपका नेफ्रॉन का बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही होता है, वो धसा हुआ रहता है। तो ध्यान से सुनो, ऐसे नेफ्रॉन जिनका ज्यादातर हिस्सा होता है, जिनका ज्यादातर हिस्सा होता है वो किसमें पाया जाता है, हमारे कोर्टेक्स अर्थात वलकुट में पाया जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है वलकुटीय नेफ्रॉन। उसे क्या कहा जाता है, वलकुटीय नेफ्रॉन कहा जाता है। और ज्यादातर नेफ्रॉन होते हैं वो वलकुटीय ही होते हैं। वलकुटीय क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो नेफ्रॉन होता है इस नेफ्रॉन का ज्यादातर हिस्सा, कहने का मतलब ग्लोमेरुलस, बोमन संपुट, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्राहक नलिका, ये वाला जो हिस्सा होता है वो वलकुट में ही होता है। केवल हेनले का लूप का थोड़ा सा हिस्सा होता है वो किस में पाया जाता है, मेडुला अर्थात मध्यांश में पाया जाता है।
लेकिन थोड़े बहुत नेफ्रॉन होते हैं, थोड़े से एक नेफ्रॉन होते हैं, कुछ मान लो कुछ नेफ्रॉन, इन कुछ नेफ्रॉन का जो हेनले का लूप होता है, कुछ नेफ्रॉन का हेनले का लूप होता है, ये आपके मध्यांश में बहुत ज्यादा दशा रहता है, बहुत ज्यादा दशा रहता है। मान लो कोई नेफ्रॉन है और उस नेफ्रॉन का बहुत ज्यादा हिस्सा या उसका जो हेनले का लूप है बहुत ज्यादा आपका किसके अंदर दशा हुआ है, आपके मध्यांश वाले हिस्से में दशा हुआ है, और उस मध्यांश वाले हिस्से में दशा हुआ है। इसके कारण से ध्यान से सुन लेना, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ठीक है कि नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो नेफ्रॉन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका वल्कुटीय अर्थात कोर्टिकल नेफ्रॉन, और ये नेफ्रॉन, ज्यादातर नेफ्रॉन कैसे होते हैं आपके वल्कुटीय अर्थात कोर्टिकल नेफ्रॉन ही होते हैं। लेकिन कुछ नेफ्रॉन ऐसे भी होते हैं जिनका हेनले का लूप होता है बहुत ज्यादा किसमें धंसा रहता है, मध्यांश अर्थात मेडुला में धंसा रहता है। इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो ये सब कुछ हमने किसके बारे में पढ़ा है, नेफ्रॉन के बारे में। और जो नेफ्रॉन है उसकी संरचना कैसी होती है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, उसका कौन सा नलिका वाला भाग है, कौन सा उसका बोमन संपुट वाला भाग है। तो मुख्य रूप से देखो, इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं भाई कि जो नेफ्रॉन होता है मुख्य रूप से कितने हिस्से हो गए हैं, मुख्य भाग। तो एक तो हो गया है आपका कौन सा, मेल पिगी काय, और दूसरा हिस्सा जो हो गया है इसका कौन सा हिस्सा हो गया है, नलिका, या जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं, वृकीय नलिका। तो इस प्रकार से एक तो ट्यूब वाला हिस्सा हो गया और एक मेल पिगी काय वाला हिस्सा हो गया। तो इस प्रकार से नेफ्रॉन के भाग पाए जाते हैं। तो ये आज के वीडियो के अंतर्गत हमने नेफ्रॉन की संरचना को एकदम डिटेल में देख लिया है, उसके कौन कौन से हिस्से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, और बाकी ये कैसे काम करेंगे, कैसे मूत्र का निर्माण करेंगे, वो आगे वाले वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।